So hello everyone. So in this video, I am going to tell you about my approach, about my plan, and about everything that you need to know for passing any government exams. Right. So first of all, let me give my brief introduction. My name is Abhinav Rathod, and I'm a chartered accountant. I did my CA in earlier 2019, and since then I have been preparing for government exams, and it has been a very 4 to 5 years journey since I am not able to find my best companion for of my life. But it is not something that I have not passed or I have not gone through different stages. Since, as you know from my channel, that I got selected in Power Grid. मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी में सेलेक्ट हुआ था एज अ फाइनेंस ऑफिसर में. आई वॉज सेलेक्टेड इन ONGC एट वेट लिस्ट में मेरा नाम आया था फाइनेंस ऑफिसर में. एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से इंटरव्यू तक पहुंचा था. मैंने प्री एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू तक पहुंचा, ग्रुप डिस्कशन किया था, मेडिकल हो गया था. एंड बाकी जो FCI है, PFRDA है एंड NABARD है एंड NAICL है. तो इनका मैंने स्टेज 1 क्लियर कर चुका है और बाकी रिजल्ट अवेटेड है. एंड स्टेज 2 में कुछ रह गया था और किसी में कुछ, मतलब काफ़ी मैंने एग्जाम्स क्लियर किए और दिए मैंने काफ़ी अपियर, मैंने हर तरह के एग्जाम्स हुए. तो आई एम एबल टू टेल यू दैट अ वेरी डिटेल मैनर मैंने हर तरह के एग्जाम्स दिए. आई हैव बीन अपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट PCS, मैंने किसी भी एग्जाम छोड़ा नहीं है. तो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ. अब करना क्या है, अगर आप देखो ये वीडियो किन के लिए एप्लीकेबल है. सबसे पहले अगर आप जो है CA हो या CMA हो, इन दोनों की एक ही इक्वल में रखा जाता है, CA हो या CMA हो. अगर आप अभी जो रिसेंट अभी आने वाले में PGSCIL का एग्जाम आने वाला है जिसकी पोस्ट का नाम है AOT फाइनेंस. मैं इसी को मैंने 2022 में दिया था एंड आई मेडिकल मेरा हो गया था, पर मैंने लिया नहीं. क्यों नहीं लिया इसका रीज़न मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा. ठीक है, इसका रीज़न मैं क्यों नहीं लिया आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. ठीक है, अभी PGSCIL एग्जाम है. और बाकी अगर आप PSUs में जाना चाहते हैं तो बेस्ट चीज़ है कि आप बिल्कुल सही जगह बेस्ट यूट्यूब चैनल पे आए. अगर आप PSUs में जाना चाहते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं मैं. देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, राइट, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप देखो, सबसे पहले अगर आप रिसेंट CA बने हो या CMA बने हो तो वेरी गुड, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि आपकी जो CA फाइनल की नॉलेज है वो बिल्कुल फ्रेश है. अगर आप कोई वर्किंग में हो तो भी ये आपके लिए माइनस पॉइंट नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आपका झलकेगा. बट समथिंग बिना पढ़े ही एग्जाम निकल जाना और एवं ही एग्जाम देना, ये बेवकूफ़ी है. विदाउट स्टडीइंग एनीथिंग you are thinking to qualify the exam that I would just appear and I would just qualify it, then it is very risky for you. वो तुम्हारे लिए रिस्की वेंचर हो जाएगा. मेरा लाइफ का पहला पेपर मैंने PGSCIL दिया था, मैंने बिना पढ़े दिया था और मेरा लक था कि मैं प्रीलिम्स मैंने एग्जाम्स निकाल लिए. इंटरव्यू में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आई एम टेलिंग यू दैट PGSCIL में जितने जो है 50-60 लोगों का इंटरव्यू हुआ था. आई गॉट टू नो कोई अफ्रीका में है, कोई बिग 4 में है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, एंड आई वाज द ओनली वन पेपरिंग सिविल सर्विस अनएम्प्लॉयड. मैं इंटरमीडिएट रहा कि कोई किसी से वो इंडेस पूछ रहे हैं, किसी से वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पूछ रहे हैं, किसी से जो है वो उससे आपसे सॉफ्टवेयर का पूछ रहे हैं. मैं अनएम्प्लॉयड था और मैंने CA करो काफ़ी टाइम हो. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द CA रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो आई वॉज वेरी मच वरीड कि मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं. बट आई थॉट यार ज़्यादा मैक्सिमम ये हो गया तुम्हें नहीं आता, जस्ट से एनीथिंग दैट तुमको नहीं आता. तो आई जस्ट सेड कि सबसे पहले मेरा उनका यही सवाल था कि व्हाट यू आर डूइंग राइट ना. तो आई सेड कि आई एम प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, राइट. एंड तो मैं आपसे बताया कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड हैव बीन अपियरिंग बट नॉट एबल टू क्वालिफाई इट. So they were a man who consoled me, who motivated me, who said that it is not like that you have not qualified, you have instead gained something, you are different from everyone, so we are eager, तो उनको एक डिफरेंट बंदा मिला जिससे वो अपना जो है कुछ डिफरेंट बातें शेयर करते हैं.
किया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा ये आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया? मैंने कहा सर ये मेरा पहला इंटरव्यू है और इफ़ आई गेट सिलेक्टेड ये मेरा आखिरी भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके गई, बट तो इंटरव्यू के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एवरीथिंग, क्योंकि मैं आपको मैंने ONGC का भी इंटरव्यू दिया है। उसमें मैं पास हुआ था। बाद में मेरे को पता लगा कि ONGC के इंटरव्यू में वो लोग जो है पासिंग मार्क्स नहीं देते हैं। आई थिंक 9 मार्क्स पासिंग होता है 15 में से। तो मेरे को जस्ट पासिंग थोड़ा ज़्यादा मिला था बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट आई वॉज एबल टू मेक थ्रू ऑल इज क्वेश्चन ऑल देयर क्वेश्चंस। मैं उनके सारे क्वेश्चन का जवाब देता चला गया। जो नहीं आता उनको मैंने नहीं बोला, जो आता है जो मैंने बोला। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट इज़ ऑल अबाउट योर विल पावर, इट इज़ ऑल अबाउट योर मोटिवेशन लेवल, दैट हाउ यू स्टैंड वेयर यू स्टैंड। अब दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो हमें इंटरव्यू तो हम सब बाद में अपेयर होंगे, पहले तो हमें एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। तो एग्जाम में देखो सब लोग, सबसे पहले तो आपको देखना क्या है, सिलेबस, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में दे विल नॉट गिव यू सिलेबस, दे जस्ट राइट कि सिलेबस जो CSE MA का होगा वही पूछा जाएगा। अब CSE MA का क्या, मैं फाउंडेशन पढ़ूँ, APCC पढ़ूँ, फाइनल पढ़ूँ, ठीक है। तो मैंने कई सारे पेपर दिए हैं और मैंने ये पाया है कि हर सबका एक ही क्वेश्चन, सब में एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक ही चैप्टर से आते हैं, एक ही लेवल के आते हैं। वो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। इस सिलेबस से आएगा। हाँ, सबसे सिलेबस देखो, एग्जाम पैटर्न देखो। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि भाई अगर अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट है, मोस्टली ये ऑनलाइन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको माउस से क्लिक करना होगा आंसर। ऑफलाइन नहीं होगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन कभी नहीं होगा। बहुत ही रेयर केस में ऑफलाइन होगा, बहुत ही रेयर केस ऑनलाइन होता है। उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में आपके CA रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन B में हाँ आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका रीजनिंग आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर आ जाएगा और जनरल नॉलेज आ जाएगा। मान लीजिए ये 50 क्वेश्चंस है, मान लीजिए जनरली 60-40 का रेशियो रहता है या रहता है 70-30 का, बट इसमें मिनिमम क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। इसके बिना आप ये एग्जाम नहीं निकाल, आपको चाहे आपको फाइनेंस की मैं कह रहा हूँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हो, पर आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश तो चलो आपको कर लोगे, मैथ्स का आप थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, रीजनिंग का आइडिया नहीं है, GK का आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल बी समथिंग मिसिंग आउट। मैं नहीं चाहता कि रिस्क लो आप उससे। तो सबसे पहले करना क्या है, 2 सेक्शन बनाने हैं, आपको पढ़ाई करना है। ये तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। जनरली मैं ये मान के चलता हूँ ये 70-80% आएगा। उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ स्किल बेस्ड, ठीक है, स्किल बेस्ड, जिसमें मैं आपका 20 से 30% मान के चलता हूँ ये क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका रीजनिंग मान के चलिए, रीजनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में होगा क्या, व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस इन द रीजनिंग। उसके बाद रीजनिंग में सबसे पहले आप ये मान के लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्शन चैप्टर से, सिल्गोरिज्म से, या एज पैटर्न से। ये बहुत बेसिक होगा, आपको बस वहां समझदारी से काम लेना है। आपको डायरेक्शन बस ये पता होना चाहिए नॉर्थ का है, साउथ का है, नॉर्थ ईस्ट का है, वेस्ट का है। सिल्गोरिज्म ये पता होना चाहिए कि ऑल एज आर बी, ऑल बीज आर नॉट ए, ठीक है। एज पैटर्न ये है कि आज आपकी एज आपके दोस्त से डबल है, 10 साल बाद आपकी एज आपकी दोस्त से 5 साल का डिफरेंस मिल जाती, तो आपकी एज क्या है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि इस बुक को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने फाउंडेशन CPT फाउंडेशन में मैथ्स किया होगा, उसके बाद यू आर नॉट बी एबल टू रिवाइज इट। मैथ्स में बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको उसका स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा,
जिसमें बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये बेसिक वाले चैप्टर है। इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये गलत हो गए तो आप आगे के फिर दूसरा लेवल का क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2x + 3y ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को इस तरह से होगा जो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, ठीक है, जैसे x y, ये एक्स जेड, ये एक्स टी। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको क्या पता लगता है कि एक्स वाई से बड़ा भी है, बराबर भी है, और y से बड़ा है z, बराबर भी है, z से बड़ा t है, बराबर भी है। तो क्या x t के बराबर है या बड़ा है? तो सोचना समझना आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ऑडिट करते हो, समझते हो, ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोफेशनल नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसे चैप्टर्स है कि आप, मैंने जब पावर ग्रिड का दिया था, मैं बिना पढ़े मैंने दिया था, आई वॉज एबल टू मेक थ्रू। मेरे जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे एग्जाम में। मैंने एक टीचर से पूछा कि वेदर आई विल बी एबल टू मेक थ्रू सेलेक्टेड और नॉट। उसने बोला नहीं, आप सिलेक्ट नहीं होगी, आपके मार्क्स बहुत कम है। बट अल्टीमेटली आई गॉट सिलेक्टेड। तो इट इज ऑल अबाउट किस्मत। हाँ, अब फाइनेंस के चैप्टर किस किस से आएंगे? देखो मेरी बात सुनो, फाइनेंस से दे विल नॉट टेस्ट यू about the knowledge that you have already gained in the CA finals. CA फाइनल में जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, एसएफएम, आपके कॉस्टिंग, इन सब के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कौन से आएंगे? देखो सबसे पहले दो चीजों पे इनका फोकस रहेगा, कॉस्टिंग और एफएम। एफएम में आप ये ध्यान रखना कि रेशियो एनालिसिस का आप अपना नोट्स बना लो, फॉर्मूला बुकलेट बना लो, इससे क्वेश्चंस बहुत भर भर के आएंगे। और रेशियो एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो डेफिनेटली बहुत रिस्की हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, आप एक काम करो, सीए आईपीसीसी का कॉस्टिंग का बुकलेट और एफएम का बुकलेट, सीए आईपीसीसी का दोनों का बुकलेट पूरी तरह से रिवाइज कर लो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से कौन सा बजट है, आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में इसमें से कौन सा बजट है जो हर लेवल पे डिफरेंट बनता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। नंबर 1 इज जीरो बेस्ड बजटिंग, नंबर 2 इज आउटपुट बजटिंग, नंबर 3 इज फंक्शनल बजटिंग, नंबर 4 इज फ्लेक्सिबल बजटिंग। अब समझ जाओगे यार, सीए निकाला है तो बहुत डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ याद रखना, अगर टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो टीडीएस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक वाले नहीं आएंगे। उसके बाद आप कौन से सेट ऑफ लॉसेस, कौन से लॉसेस जो आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे rather देन एनालिटिकल क्वेश्चन। ये चीज क्यों है कैसे, ये नहीं आने वाला है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि टीडीएस की लिमिट कौन सी है, कि 194J की लिमिट क्या है, 19 और इसमें से जो है अगर टैक्स हमारे पास जो है सिक्योरिटीज में करता है तो वो कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का लिस्ट याद कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 250 क्या है तो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, या ऐसे क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट कौन सा ऐसे है, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा ऐसे है। तो 200 की सीरीज, 300 की सीरीज, 500 की सीरीज, 700 की सीरीज याद करके जाना है। ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड, और ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो यू विल एबल टू नो। कॉस्टिंग में मोस्टली मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। और मैंने कॉस्टिंग बताया, एफएम बताया। अकाउंट्स में आप इंडेस के नंबर याद कर लेना, एक लिस्ट बना लेना। देखो एक मेरा याद रखना, आप पावर ग्रिड दे रहे हो या आने वाले किसी पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आपने पढ़ाई करी है तो वो पढ़ाई केवल पावर ग्रिड एग्जाम के लिए नहीं करी है, वो पढ़ाई आप किसी भी पीएसयू में अप्लाई कर सकते हो। पीएसयू के एग्जाम हर महीने 2-3 वैकेंसी आती ही रहती है, तो वो आप कहीं ना कहीं आप एक बार नोट्स बनाने, एक बार रिवाइज करना, एक बार कॉन्सेप्ट करना, आप कहीं ना कहीं लगाते रहोगे। अगर आपको पीएसयू से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 8604488668, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो,
या कॉल भी कर सकते हो, बट refrain from asking personal question what I am and what I am doing right now, because I am still finding my ways to get a new life and have been suffered a lot since these 3 to 4 years, but I have decided to guide you all. अब देखो, हमारे पास हम याद करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, जिसमें आपको इंडेस तैयार करने हैं, एएस तैयार, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। अब बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएगा कि मेरे को ओएनजीसी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ दिस एक्टिविटीज विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एपीसी लिमिटेड को डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन जंबो लिमिटेड, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऑन द अदर हैंड एबीसी लिमिटेड को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? कंफ्यूजिंग बहुत है। इसी कंफ्यूजिंग को एग्जाम में टेस्ट किया जाता है कि वेदर यू आर क्रिस्टली क्लियर और नॉट। ये चीज हो गया। उसके बाद मैंने ऑडिटिंग बता दिया। ऑडिटिंग अब कभी ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जो आप कहीं सिलेबस में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि मोटिवेशनल थ्योरी इसमें से कौन सी है, और जो है इसमें लीडरशिप को स्टाइल कौन सी है, और जो है मोटिवेशन के लीडरशिप कुछ मैनेजेरियल इसमें फिलिप जो मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन पे फोकस करने की जगह इन पे कर सकते हो। मेरे तो एवरीथिंग लक, बाकी लक भी है। और आप ट्राई करो कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, क्योंकि एमसीक्यू का यही फायदा है कि अगर एक क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर हमारी नजरों के सामने है, आपको उन्हीं में से एक आंसर को पिक करना है। तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव नहीं है। तो कॉस्टिंग हो गया, एफएम और कॉस्टिंग और एफएम का आप आईपीसी से नोट्स डाउनलोड कर लेना, यू विल डाउनलोड राइट। फाइनेंस के क्वेश्चंस देख लेना, एक बार बना लेना। उसके बाद ये सब करके आना। ये सब करने के बाद अगर आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मेरे से बात करना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरी क्वेरी ऑफ यू। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं हर चीज़ को डिटेल में लूंगा।